एसआईआर के कानून को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। बस पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा बिना कुछ स्किप किए हुए, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। क्या आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ही आदेश के जरिए किसी भी राज्य या फिर पूरे देश की वोटर लिस्ट को बदल सकता है? यहां तक कि लाखों लोगों के नाम एक साथ डिलीट किए जा सकते हैं, उसी तरह लाखों लोगों के नाम एक साथ जोड़े भी जा सकते हैं। और ये सब कुछ होता है कानून के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत। और ये होता है एक बेहद शक्तिशाली व्यवस्था के तहत, और उस शक्तिशाली व्यवस्था को कहा जाता है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि हिंदी में बोलूं तो विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का। और आज हम इस वीडियो में एसआईआर की पूरी कानून व्यवस्था, उसके छुपे हुए सेफगार्ड्स, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाएं, उसकी संवैधानिक सीमाएं और सुप्रीम कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को सभी को समझने वाले हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को भी समझेंगे और इलेक्टर रूल्स के प्रावधानों को भी यहां पर समझेंगे, जो इस टॉपिक से एसआईआर से रिलेट करते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो कानून है ना एसआईआर का, वो एक ही सेशन के अंदर होने वाला है। मास्टर क्लास है अपने आप में। ये वीडियो आपकी चुनावी प्रक्रिया की समझ को पूरी तरह बदलने वाला है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान शब्दों के साथ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर वोटर लिस्ट की गहराई से घर घर जाकर करने वाली एक जांच है। ये असाधारण रिवीजन से बहुत आगे की प्रक्रिया है। ये जो नॉर्मल आपका वोटर लिस्ट रिवीजन होता है उससे अलग प्रक्रिया है। ये विशेष गहन पुनरीक्षण है, जहां पर जो आपका सामान्य रिवीजन होता है वो हर साल होता है, जबकि जो ये एसआईआर है ये तब लागू होता है जब वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत हो, बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो, अवैध घुसपैठिए वोटर लिस्ट में वोटर आईडी कार्ड बनवा के बैठ गए हों, वोटर लिस्ट में गलत एंट्रियां हो, फेक एंट्रियां हो, झूठी एंट्रियां हो, ऐसे लोग जो मर गए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में हो, डुप्लीकेट एंट्रीज हो, एक ही व्यक्ति के नाम बहुत ज्यादा बार वोटर लिस्ट में हो, ब्राजीलियन मॉडल वाला नाम केस याद है आपको, राजनीतिक शिकायतें आ रही हो वोटर लिस्ट को लेकर, और डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा हो, तब ऐसे समय पर एसआईआर कराया जाता है। विशेष व्यवस्थाओं के लिए, विशेष सर्कमस्टांसेस के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता है, जिसको हम एसआईआर कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या आपको पता था कि बिना आवेदन दिए भी आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है? बहुत लोगों का नाम, एक व्यक्ति का नाम अगर डुप्लीकेट एंट्री है या किसी का नाम बिना बताए, उसको बिना सुने उसका नाम वोटर लिस्ट से हट गया। आपको पता था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बिना व्यक्ति को सूचित किए उसका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। चलिए अब वीडियो पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, और आप हमें सपोर्ट जरूर करिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके, और हमारा को सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से अगर आपको सेशन पसंद आता है तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कानून की, और कानून का जो लीगल फाउंडेशन है, पूरा लीगल फ्रेमवर्क है इसका एसआईआर का, उस पूरे कानून को हम समझते हैं। जो इसका पूरा कानून है, एसआईआर का जो कानूनी आधार है वो 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसमें 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 का है। और तीसरा जो स्तंभ है, सबसे अहम स्तंभ है, अनुच्छेद 324 किसका? भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब चलिए इनको एक एक करके समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की, यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की। इसकी जो धारा 22 और 23 है वो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 22 और 23
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर अगर हम बात करें तो जो सेक्शन 22 है, धारा 22 है, वो वोटर लिस्ट से एंट्री को सही करने की बात करती है, वोटर लिस्ट से गलत एंट्री को हटाने की बात करती है, और वोटर लिस्ट के अंदर जो कोई एंट्री है उसको संशोधित करने की, अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 22 है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का। ठीक है, ये 1950 की कानून की जो धारा 22 है, ये चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के जरिए ईआरओ को, यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, मतलब आप ये कह सकते हो कि चुनाव अधिकारी को, या फिर आप जनरल भाषा में बीएलओ को यह अधिकार दे सकता है कि वो इस प्रावधान के तहत वोटर लिस्ट के अंदर किसी नाम को रिमूव कर सकता है, उसको बदल कर सकता है, उसको उसके अंदर अगर चाहे तो सुधार भी कर सकता है। कब कर सकता है? अगर जब नाम को डिलीट करने की बात करते हैं तो नाम रिमूव कब कर सकता है, नाम डिलीट कब कर सकता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कब कर सकता है? जब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट के अंदर है जो मर चुका है, जो स्थायी रूप से कहीं और जाकर रहने लगा है, या जिसकी वोटर एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है। मतलब कि देखिए, वैसे हमारा जो संविधान है वो ये कहता है वोटर के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो संविधान के अंदर बताई गई है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर बताई गई है। और जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ किसके पास है? भारतीय नागरिक के पास है, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वोटर की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करता, कि मतलब उसके पास योग्यता नहीं है कि वो भारत के अंदर वोटर बने, और उसका नाम अगर वोटर लिस्ट के अंदर ऑलरेडी पहले से है, तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाने का जो ताकत देता है वो धारा 22 ही देता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉन सिटीजन है, जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। या फिर उस क्षेत्र का जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, कि मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ऐड है वोटर लिस्ट के अंदर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, जो वहां का नागरिक नहीं है, जो वहां का निवासी नहीं है, वो किसी दूसरे जगह का निवासी है और वहां उसने वोटर लिस्ट बनवाया हुआ है, वोटर कार्ड बनवाया हुआ है, तो जहां पर का निवासी नहीं है तो वहां की वोटर लिस्ट से उसका नाम हटना चाहिए, तो वहां से इसका वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। और इसके लिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने का जो प्रावधान है वो धारा 22 है, जिसके तहत चुनाव आयोग अपने जरिए किसको वो पावर देता है? ईआरओ को देता है। आप सिंपल भाषा में बीएलओ कह सकते हैं। एक और प्रावधान है वो है सेक्शन 23, इसी का ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का ही धारा 23 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बात करती है नए नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ने की। उसके बारे में ये पूरी व्यवस्था प्रोवाइड करता है, और इन दोनों धाराओं, चाहे वो धारा 22 है या 23 है, इस पर ही पूरी एसआईआर की जो कानूनी नींव है वो खड़ी है। सेक्शन 22 और सेक्शन 23 जनप्रतिनिधित्व की पूरी नींव इन्हीं के ऊपर खड़ी हुई है कि पुराने नामों को, जो बेकार नाम है, फर्जी एंट्री वगैरह है, उनको हटाने का, और जो एलिजिबल वोटर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए उनके नाम जोड़ने की, इसी गहन प्रक्रिया का जो नींव है वो धारा 22 और 23 के अंदर दी गई है। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 की। जो ये 1960 के जो नियम हैं, इसका नियम 21A सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नियम 21A सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो नियम है जो एसआईआर को जन्म देता है। सेक्शन रूल 21A यही वो नियम है जो एसआईआर को जन्म देता है, एसआईआर को पूरी लीगल सैंक्टिटी देता है। और रूल 21A के तहत इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट की इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है, उसकी समरी रिवीजन कर सकता है, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कर सकता है। मतलब तीनों तरीके की 3 रिवीजन हो सकती है मतदाता सूची की। आपने तो सिर्फ अभी एसआईआर ही सुना है, ठीक है। एक होती है एसएसआर, मतलब समरी रिवीजन, बहुत जल्दी फटाफट वाली होती है और वो लगभग नॉर्मल वो चलती रहती है। एक होती है फिर आपकी इंटेंसिव रिवीजन, गहन होती है, और ये है आपकी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब जब सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सारे सवाल उठने लगे, तब एसआईआर कराई जाती है। और इसके लिए जो नियम है वो 21A ही है। हालांकि जो तीनों तरीके की रिवीजन है वोटर लिस्ट की, वो 21A के तहत ही आती है, चाहे वो इंटेंसिव रिवीजन हो, समरी रिवीजन हो, या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो। अब
एसआईआर के दौरान क्या क्या होगा? एसआईआर के दौरान घर घर जाकर जांच हो सकती है, एड्रेस का वेरिफिकेशन हो सकता है मतदाता का, और वोटर लिस्ट बनाई जाती है, और नाम हटाने, जोड़ने और सुधारने की प्रक्रिया एसआईआर के अंदर होती है। ये सब कुछ बेहद विस्तृत तरीके से किया जाता है, किंतु ये वो बिंदु है जहां पर एसआईआर की वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। अब बात करते हैं संविधान के अंदर प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद 324, जहां पर चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं चुनाव आयोग को संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये अनुच्छेद है, ये इलेक्शन कमीशन को संपूर्ण, व्यापक और स्वतंत्र अधिकार देता है कि वो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करे और देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाए। जो ये अनुच्छेद 324 है, ये इलेक्शन कमीशन को पूरे देश के अंदर संपूर्ण, व्यापक और स्वतंत्र अधिकार देता है कि जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो बिल्कुल साफ सुथरी रहे। और इलेक्शन प्रक्रिया को साफ सुथरी रखने के लिए ऑब्वियसली एक उसका हिस्सा है कि जो मतदाता सूची है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, कि मतलब चुनाव के अंदर वही वोट कर सके जो सच में एलिजिबल वोटर हैं। तो यहां से भी एसआईआर की पावर थोड़ी बहुत निकलती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अनुच्छेद 324 जो है वो एक रिजर्वॉयर की तरह है। जब कानून चुप रहता है तो यही शक्तियां चुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने का आधार देती है। यही कारण है कि एसआईआर केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा समर्थित एक व्यवस्था भी है। अब बात करते हैं कि एसआईआर कैसे किया जाता है। एसआईआर होता क्या है उसको समझते हैं। प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्शन कमीशन को समस्या का संकेत मिलता है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे कि हाँ भाई समस्या बढ़ गई है, कैसी समस्या और वो क्या स्थिति हो सकती है, और वो स्थिति हो सकती है फेक वोटर्स की, माइग्रेशन की, स्लम क्षेत्रों में बदलाव की, वोटर काउंट के अंदर असमानता की, और नागरिक शिकायतों की या फिर गलतियां और त्रुटियों की। जब इनमें से कुछ भी चुनाव आयोग को लग जाए कि हाँ भाई सिचुएशन ऐसी आ गई है, गंभीर स्थिति, डील करने की जरूरत है, तो पहली बात तो क्या है कि क्या स्टेप होगा, सबसे पहले चुनाव आयोग को समस्या का संकेत मिलता है। और समस्या क्या, मैंने आपको बता दी, फर्जी वोटर, माइग्रेशन, स्लम क्षेत्रों में बदलाव, नागरिक शिकायतें, वोटर काउंट में असमानता, गलतियां और त्रुटियां। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है, दूसरा स्टेप है ईसीआई रूल 21A के तहत अधिसूचना जारी करता है एसआईआर की। फिर स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करता है। अब देखिए, जो एसआईआर की अधिसूचना अभी हाल ही के अंदर कुछ प्रदेशों को लेकर जारी की गई है, वो आपके रूल 21A के तहत की गई है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल 1960 वाले रूल्स के तहत। उसका भी रूल कौन सा, 21A के तहत जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर की घोषणा करता है, और यहीं से जो प्रक्रिया है वो अब आधिकारिक बन जाती है। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या होता है, घर घर जाकर मतदाता सत्यापन होता है, हाउस टू हाउस वोटर वेरिफिकेशन होता है। ये तीसरा स्टेप है। बीएलओ जो है, बूथ लेवल ऑफिसर है, हर वोटर की फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, और जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है, फर्जी नाम हटा दिए जाते हैं, जो एलिजिबल वोटर हैं उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होती है। चौथा स्टेप है ड्राफ्ट लिस्ट का प्रिपेयर होना। ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर होती है और इसके अंदर शामिल होते हैं जोड़ने योग्य नाम, जिन मतदाताओं के नाम जुड़ने चाहिए उनके नाम इस ड्राफ्ट मतदाता सूची के अंदर इंक्लूड होते हैं। सुधार योग्य नाम, जो मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है वो भी नाम इसी के अंदर होते हैं। और तीसरा, जिनका नाम हटाया जाना चाहिए उनके नाम के आगे लिखा जाता है कि टू बी डिलीटेड। ठीक है, ये होती है आपकी मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची, ये पब्लिश होती है। फिर इसके बाद आता है पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप है हटाने से पहले नोटिस आवश्यक होगा, और यहीं पर जो सवाल उठा था बिहार मतदाता सूची के अंदर इसी स्टेज का हुआ था, ये आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये वाली बात आई थी। नोटिस इशूड, ड्राफ्ट लिस्ट के प्रिपेयर होने के बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने हैं उनको नोटिस जारी करेगा चुनाव आयोग, बीएलए के थ्रू कैसे भी करे कि भाई तुम्हारा नाम हटने वाला है, अपनी एप्लीकेशन वगैरह दे दो। ठीक है, अगर ये लोग अपनी आपत्ति दर्ज करें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे, तो इनका जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो इनके नाम जुड़ जाएंगे। अगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो
वोटर लिस्ट से इनका नाम हट जाएगा। ठीक है, आप ये समझ गए यहां तक। हटाने से पहले जो ये नोटिस की प्रक्रिया है, नाम हटाने से पहले, वोटर लिस्ट से नाम हटाने से पहले, ये आवश्यक प्रक्रिया है। ये एसआईआर का सबसे महत्वपूर्ण सेफगार्ड है। किसी का भी नाम ऐसे ही वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता बिना उसको नोटिस दिए। हटाने से पहले व्यक्तिगत नोटिस देना होगा या फिर सार्वजनिक नोटिस देना होगा। व्यक्तिगत नोटिस क्या होता है, बीएलओ घर जाके उसको नोटिस दे दे, उसके घर के बाहर लगा दे, या फिर सार्वजनिक नोटिस इलेक्शन कमीशन अपने, अगर ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम है, अपने वेबसाइट पर ही एक नोटिस लगा दे, या शहर के या एरिया के न्यूज़पेपर में एक नोटिस पब्लिश करवा दे। तो ये तरीके से हो सकता है। ये इशुएंस ऑफ नोटिस बहुत जरूरी है। और अगर इस नोटिस का जवाब कोई व्यक्ति नहीं देता है जिसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हटाने के लिए आया हुआ है, तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति ने अपनी आपत्ति दर्ज की नोटिस के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का कार्यक्रम शुरू होता है। मान लीजिए एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई और उसमें 2 लोगों के नाम मान लीजिए हटने हैं। एक ने कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली उसने नोटिस मिलने के बाद कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। अब जिसका नाम, जो दूसरा व्यक्ति है, उसने आपत्ति दर्ज कर दी कि भाई मेरा नाम गलती से हटाया जा रहा है, मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट, आपको क्या चाहिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको वेरीफाई करेगा और जेन्युइन लगेगा तो उसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर प्रकाशित कर दिया जाता है। और अभी हम जिस स्टेज की बात कर रहे हैं वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की ही बात कर रहे हैं। सेशन बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करो ना, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो ना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, वीडियो को हाइप करो, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करो ना। क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की स्टेज है इस पर। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण फॉर्म होते हैं वो फॉर्म नंबर 6, 7, 8 होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दौरान क्लेम और ऑब्जेक्शन की स्टेज पर फॉर्म 6, 7, 8 एक्सेप्ट किए जाते हैं। जो फॉर्म 6 है वो नया नाम जोड़ने के लिए जमा किया जाता है। फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए दिया जाता है। फॉर्म 7 गलत डिलीशन को रोकने के लिए दिया जाता है, मतलब आपत्ति के लिए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम हटाने के लिए आया, मगर उस व्यक्ति को लगता है कि मेरा नाम नहीं हटना चाहिए, तो वो फॉर्म 7 भरेगा। आप पूछते हैं ना कि सर मेरा नाम हटने वाला है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम ऐसे आया हुआ है, तो मैं क्या करूं? तो आपको फॉर्म 7 भरना है, अपनी आपत्ति दर्ज करनी है। गलत डिलीशन को रोकने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। और फॉर्म 8 किस लिए भरा जाता है? करेक्शन के लिए। अगर वोटर लिस्ट में आपकी कोई गलत एंट्री हो गई है, नाम में स्पेलिंग वगैरह गलत है, तो आपको फॉर्म 8 भरना होता है, फॉर्म नंबर 8 भरना होता है। ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें यहीं के यहीं बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा आप। फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 गलत डिलीशन को रोकने के लिए। किसी का नाम गलत तरीके से आया है कि इसका नाम हटने वाला है वोटर लिस्ट से, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए, ताकि वोटर लिस्ट में उसका नाम बना रहे, तो फॉर्म 7 भरा जाता है और फॉर्म 8 भरा जाता है वोटर लिस्ट में नाम की सुधार के लिए। और इसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, फाइनल वोटर लिस्ट। जब क्लेम्स ऑब्जेक्शन सेटल हो जाते हैं तब फिर फाइनल रोल पब्लिश किए जाते हैं। यह आखिरी स्टेप है। उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। सभी दावों, सुनवाई और सुधारों के बाद फाइनल रोल प्रकाशित की जाती है और यही आधिकारिक वोटर लिस्ट होती है। और जिसका नाम इस फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर होता है, सिर्फ वही व्यक्ति मतदान वाले दिन वोट कर सकता है। जिसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में होगा, सिर्फ वही मतदान करता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि कई बार आरोप लगते हैं कि बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम, मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिए गए। तो क्या वो कानूनी है? क्या वो कानूनी है? अगर चुनाव आयोग बड़े लार्ज स्केल के ऊपर बहुत सारे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दे, तो वो कानूनी है? जवाब है हां, कानूनी हो सकता है, अगर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो किया गया है, अगर ड्यू प्रोसेस पूरा हुआ है। बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हट सकते हैं अगर ड्यू प्रोसेस पूरा हुआ है। ड्यू प्रोसेस क्या? जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश, बीएलओ घर घर जाकर सत्यापित करेंगे, फिर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, फिर नोटिस दिए जाएंगे, फिर नोटिस पर सुनवाई होगी, क्लेम ऑब्जेक्शन आएंगे, फिर फाइनल लिस्ट होगी। यह स्थिति है, तब वो पूरी तरह वैध है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि नोटिस देना
सत्यापन करना, वोटर वेरिफिकेशन करना, ऑब्जेक्शन सुनना और गलत डिलीशन को रोकना। ये प्रोसेस अगर फॉलो हो रहा है तो मास स्केल पर वोटर डिलीशन भी जायज है, क्योंकि ऑब्वियसली जिनके नाम घटे हैं वो कौन है? वो मतदाता नहीं है या भारत में मतदाता रहने लायक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मर गया है, शिफ्ट हो गया है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला गया है, या फिर अब वो ढूंढे मिल ही नहीं रहा है, तो उसका नाम हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए ना, तो हटा दिया। परंतु मनमाना हटाना असंवैधानिक है। परंतु मनमाना हटाना असंवैधानिक है। आपने बिहार एसआईआर के दौरान देखा कि राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारे आरोप लगाए कि बहुत सारे मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। मगर आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एडीआर केस में सुनवाई चल रही थी, अभी हाल ही के अंदर ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि ईसीआई के पास कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं हुई। कोई भी वोटर ऐसा नहीं था जिसने आपत्ति दर्ज की, ऑब्जेक्शन क्लेम वाली सिचुएशन के अंदर, कि मेरा नाम गलत तरीके से हटाया जा रहा है, मेरा नाम जोड़ दो। तो इसका मतलब क्या कि ईसीआई ने सही तरीके से प्रोसेस किया था, सही तरीके से प्रोसेस किया है, तभी तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये भी तो बात देखने वाली है ना, समझ रहे हैं? मगर हां, अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, बिना नोटिस दिए हटाया गया है, तो ऑब्वियसली वो असंवैधानिक है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो यह माना जाएगा कि चुनाव आयोग ने कानूनों का पालन नहीं किया है, अगर ऐसा होता है तो। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को देख लेते हैं। लैंडमार्क फैसले हैं जो हमेशा लॉ स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं इलेक्शन लॉ को लेकर। जो पहला महत्वपूर्ण केस है वो है लक्ष्मी चरण सेन वर्सेस एकेएम हासन उज्जामन। एकेएम लक्ष्मी चरण केस वर्सेस हासन उज्जामन। लक्ष्मी चरण सेन वर्सेस एकेएम हासन उज्जामन 1985 का ये सर्वोच्च न्यायालय का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो एसआईआर की आत्मा बन गया। मतलब ये जो फैसला है ना, ये एसआईआर की आत्मा है, सोल है। क्योंकि इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा कि सटीक और परफेक्ट वोटर लिस्ट है, मॉडिफाइड करेक्टेड वोटर लिस्ट है, वो फ्री और फेयर इलेक्शंस की नींव है। कि मतलब स्वच्छ और साफ सुथरे और स्वतंत्र चुनावों की नींव साफ सुथरी मतदाता सूची है। इसीलिए कहा गया है कि जो ये केस है 1985 का, ये स्वतंत्र चुनावों की, या आप ये कह सकते हो कि एसआईआर की आत्मा है। अब जो अगला केस है वो है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बिना नोटिस किसी भी वोटर का नाम हटाना कानून का विरुद्ध है। अगर ईसीआई ने या इलेक्शन कमीशन ने किसी को नोटिस दिए बिना किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है तो वो कानून के विरुद्ध है। तब ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि कानून का पालन नहीं किया गया है ईसीआई के द्वारा, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस, जो प्राकृतिक न्याय है, उनका भी उल्लंघन है। और जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, वो एक गोल्डन प्रिंसिपल है। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको नोटिस तो लेंगे ना, उसको नोटिस तो देंगे ना, उसको बताएंगे ना कि हम आपके खिलाफ ये करने वाले हैं, और फिर उसके ऊपर उसको सुनवाई करेंगे। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कानून का पालन ही नहीं कर रहे। इसके बाद तीसरा केस है राम सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मैकेनिकल वेरिफिकेशन है और जो आर्बिट्ररी डिलीशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैकेनिकल वेरिफिकेशन और आर्बिट्ररी डिलीशन, मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति का नाम, मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाना असंवैधानिक है। हर डिलीशन का, जिसका भी नाम हटाया जा रहा है वोटर लिस्ट से, उसके पीछे वास्तविक आधार होने चाहिए, मजबूत ग्राउंड होने चाहिए, मजबूत कारण होने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि हम इस वजह से इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं। विभिन्न हाई कोर्ट्स के भी डिफरेंट निर्णय आए हैं। हाई कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि जो एसआईआर है वो कानूनी रूप से वैध प्रक्रिया है, क्योंकि चुनावों के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए और वोटर के अधिकार की सुरक्षा भी अनिवार्य है।
मगर एसआईआर को करवाते समय कई बार बहुत चुनौतियां आ जाती हैं। जैसे अभी आप एक चुनौती देख रहे होंगे, यूपी में आपने खबरें सुनी होंगी कि बीएलओ के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है एकदम। और ऐसे सुनने में आया है कि बहुत सारे जो बीएलओज हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, लेटर लिखे जा रहे हैं। जब कोई प्रक्रिया जल्दी करानी होती है तो वही यहां पर क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एम्प्लॉयर की तरह काम कर रहा है अगर ये आरोप सही है तो इसका मतलब क्या वो अपने एम्प्लॉय जो बीएलओ हैं उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल रहा है। अगर अनड्यू प्रेशर डाल रहा है तो वो गलत है। ये एक चुनौती भी है कि भाई जब एसआईआर की प्रक्रिया एक निश्चित समय के अंदर पूरी करानी होती है तो पूरे सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। तो उस सिस्टम में दबाव को कम करने के कुछ तरीके होने चाहिए जिनको शायद इजाद करने की जरूरत है, ताकि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिले। आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बात हम यहां पर आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या चुनौती होती है एसआईआर कराते समय। अत्यधिक जनसंख्या और माइग्रेशन का इशू है, वो सबसे बड़ा रहता है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है और उसके ऊपर हाई मोबिलिटी, कि लोग जहां पैदा हुए, जहां उनका निवास स्थान है, वो वहां तो रह ही नहीं रहे, वो तो कहीं दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। पलायन की स्थिति है। जैसे आपसे मैं बता दूं, जैसे बिहार में ज्यादा पलायन की स्थिति रहती है, वो इधर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरफ पलायन काम के सिलसिले में जाते हैं। इसी तरह उत्तराखंड के लोगों का भी पलायन है प्लेन्स के अंदर, वो भी कहीं और जाके काम करते हैं। तब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है एसआईआर कराते समय। जनसंख्या भी ज्यादा है और ऊपर से माइग्रेशन की समस्या भी ज्यादा है। बड़े शहरों में लोगों का आना जाना बहुत तेज होता है, ये एक चैलेंज है। दूसरा, एड्रेस प्रूफ की वास्तविकता, किसका एड्रेस सही है किसका गलत है। एक ही एड्रेस पे एक्यूजेशन तो लगती है, 100 वोटर रजिस्टर्ड है, या कोई वोटर है जिसका नाम के आगे एड्रेस 0 लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति का घर ही नहीं है, जो रोड पे रह रहा है, उसका एड्रेस कहां से आएगा। जो स्टेशन पे रहता है, स्टेशन पर सोता है, उसका एड्रेस कहां से आएगा। ये तमाम समस्याएं रहती हैं। एड्रेस प्रूफ की वास्तविकता की, जो एड्रेस लिखा है कि सच में वो व्यक्ति वहीं पर रहता है, ये भी एक चैलेंज है। कई लोग नए पते पर रहते हैं मगर दस्तावेजों में अपना एड्रेस जो है वो अपडेट नहीं करते, पुराना एड्रेस ही उनका रहता है। तीसरा, समय की कमी से प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। आप देख ही रहे हैं, कभी कभी चुनाव नजदीक होने पर तुरंत एसआईआर करवा देता है चुनाव आयोग, जैसा अभी हो रहा है ना। और उस वजह से क्या है कि जो चुनाव अधिकारी होते हैं, बीएलओ होते हैं, या इवन जो नागरिक है जिनका मतदाता सूची के अंदर नाम है या उनको कुछ मॉडिफिकेशन कराना होता है, उनके ऊपर भी दबाव हो जाता है और उस वजह से जो सही तरीके से एसआईआर है कई बार नहीं हो पाता है। और चौथा क्या है कि एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि गलत डिलीशन का खतरा। लोगों को लगता है कि हमारा नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। गलत तरीके से हटाने का जो एक खतरा है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज बना रहता है एसआईआर के लिए। यदि बीएलओ वेरिफिकेशन सही ढंग से ना करे या बीएलओ की वेरिफिकेशन सही ढंग से ना हो, तो जो व्यक्ति सच में मतदाता सूची के अंदर जिसका नाम होना चाहिए, उसका नाम हट सकता है। यह भी सच्चाई है। और पांचवा चैलेंज क्या है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, जो आप देख ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। कभी कभी पार्टियां ईसीआई पर पक्षपात का आरोप लगाती हैं, तो ऐसे समय में बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, एक संवैधानिक संस्था होने के नाम पर जब भी चुनाव आयोग पर या किसी संवैधानिक संस्था पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो उन संवैधानिक संस्थाओं की ड्यूटी भी है कि वो अपनी निष्पक्षता साबित करें। ठीक है, तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब दीजिए। और छठा, डिजिटल डिवाइड का चैलेंज। सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं भर सकते, पोर्टल्स को नहीं समझते हैं कि कैसे फॉर्म ऑनलाइन वगैरह भरा जाएगा, तो ये भी एक इशू चैलेंज रहता है। अब बात करते हैं कि भारत के लोकतंत्र में एसआईआर जरूरी क्यों है। इन सब के बावजूद क्यों एसआईआर इतना जरूरी होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको ये बात तो पता है। और भारत जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तब ऐसे स्थिति के अंदर हम एक बात तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे सिस्टम के अंदर हमारी सरकार को कोई घुसपैठिया चुन दे, है ना। तो इलीगल इमाइग्रेंट्स को वोटर लिस्ट से हटाने की जिम्मेवारी
पूरी करने के लिए एसआईआर जरूरी हो जाता है। फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से हटाने के लिए जरूरी हो जाता है। हम ये कहते हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टी खुद अपने एक से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा देते ताकि वो चुनाव में उनको फायदा मिले। अब भाई चुनाव आयोग की ड्यूटी है, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए चुनाव के दौरान, कोई पार्टी को नाजायज फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो उन फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से हटाने के लिए भी एसआईआर जरूरी है। जो वोटर्स जो मर गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, उनका नाम हटाने के लिए भी एसआईआर जरूरी है। डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है और गलत पते वाले वोटर्स को भी हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है। और वोटर लिस्ट जब आउटडेटेड हो जाती है, कई सालों की पुरानी हो जाती है, तो उसको नए सिरे से फ्रेश करने के लिए भी एसआईआर जरूरी होता है। एक गलत वोटर लिस्ट चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है, विश्वास कम कर सकती है और लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। एसआईआर अगर देखा जाए तो संवैधानिक रूप से एक सुरक्षा कवच है। यह वोटर लिस्ट को शुद्ध रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही लोग वोट दें जो वोट देने के सच में वास्तव में पात्र हैं। इस दृष्टि से एसआईआर केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह संवैधानिक सुरक्षा तंत्र भी है। और इस सुरक्षा तंत्र को इंप्लीमेंट करते हुए सारी सावधानियों को बरतने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? चुनाव आयोग के ऊपर। और जब चुनाव आयोग के ऊपर एसआईआर कराते समय कोई उंगली उठे तो उन जवाबों का जिम्मेवार भी कौन होगा? उन बातों का जवाब देने की जिम्मेवारी भी किसकी है? चुनाव आयोग की है। अगर चुनाव आयोग ऐसे समय में अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहा तो मान लीजिए कि संवैधानिक प्रक्रिया को वो फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो भी संवैधानिक संस्था है उसकी जवाबदेही है और लोकतंत्र के अंदर किसी भी संवैधानिक संस्था की जवाबदेही लोगों के प्रति होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मेरी बात कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा जरूर। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष की बात करें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरी तरह एक वैध व्यवस्था है और इसको कराने की जो पावर है वो चुनाव आयोग के पास है। हालांकि इससे रिलेटेड एक सवाल कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हुआ है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन आता है कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता चेक कर सकता है, नागरिकता जांच कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने की परमिशन है, साफ सुथरी वोटर लिस्ट रखने की पावर है। तो मगर क्या वो इस चीज के लिए नागरिकता चेक कर सकता है? नागरिकता चेक करने की जिम्मेवारी वैसे तो कानूनन सरकार की है, केंद्र सरकार की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। मगर एसआईआर को साफ करने के लिए क्या चुनाव आयोग नागरिकता जांच कर सकता है? क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 326 ये कहता है कि भारत के अंदर वही वोट कर सकता है जो भारत का नागरिक है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह वैध है, संविधान द्वारा सुरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य भी है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ ही जो सेफगार्ड हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। नोटिस दिया जाना चाहिए किसी का नाम हटाने से पहले, जो डेटा है वो वेरीफाइड होना चाहिए, रियल चेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बीएलओ है वो घर जाके चेक कर ही नहीं रहा, अपने घर पे बैठ के जिसका मन करे उसको वोटर लिस्ट में इंक्लूड करा रहा है, किसी को डिलीट करा रहा है। फील्ड पर जाकर चेक करना होगा, रियल चेकिंग होनी चाहिए और फेयर हियरिंग होनी चाहिए। जिसका नाम गलत तरीके से हटाया जा रहा है, अगर वो कोई आवेदन दे रहा है, आपत्ति दर्ज कर रहा है, तो उसके ऊपर सही तरीके से सुनवाई भी होनी चाहिए और पूरे मामले के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निष्पक्ष चुनाव कराना अपने आप में महत्वपूर्ण है। सर वोटर लिस्ट की एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट की शुद्धता और वोटर अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है और यही इसे शक्तिशाली भी बनाता है। इसी के साथ जो ये है हमारा आज का सेशन है पूरा होता है। यदि इस वीडियो ने आपको एसआईआर का पूरा कानून, प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की समझ साफ कर दी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ठोक दो और कमेंट में बताओ सेशन कैसा लगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से मेंबरशिप ज्वाइन करके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।